Hello everybody, welcome to this new lecture in the quantum mechanics series। लेकिन मैं आपको ये रिमाइंड करा दूं, ये एडवांस्ड क्वांटम मैकेनिक्स है। बेसिकली जो एमएससी सेकंड सेम का सिलेबस है, अब हम उसको कवर करने की तरफ जा रहे हैं। तो जो बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बिल्कुल काम का नहीं है। ओके, तो जो पहली प्रॉब्लम हम डील कर रहे हैं यहाँ पे वो है 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर। मैंने फ्री पार्टिकल को भी अभी डील नहीं किया है 3D में। उससे पहले हमने हाइड्रोजन एटम डील किया था बीएससी के सिलेबस के साथ, लेकिन उसके बाद में फ्री पार्टिकल भी जो हमें कवर करना है उसको छोड़ के पहले हार्मोनिक ऑसिलेटर को कवर कर रहा हूँ, क्योंकि हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो हमारा सॉल्यूशन होगा, हम जो पीछे वन डायमेंशनल केस में हार्मोनिक ऑसिलेटर सॉल्व कर चुके हैं या जो हम हाइड्रोजन एटम सॉल्व कर चुके हैं, उसकी ही इन्फॉर्मेशन से ऑलमोस्ट ये पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। मुझे नया स्टेप कोई नहीं करना है, ऑलमोस्ट वही सारे स्टेप्स करने हैं। जबकि फ्री पार्टिकल करने के लिए मुझे बेसल्स फंक्शन वगैरह का थोड़ा इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा, स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन। तो इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया, उसको मैंने इसके बाद वाली लेक्चर उसमें कवर करूँगा। लेट अस मी स्टार्ट विद दैट। हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारा दो तरह का आएगा, एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम सॉल्व कर सकते हैं। वी विल शो इट। ओके, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स क्योंकि उसी में हो पाता है। ओके, हायर डायमेंशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का आपका तरीका वही होगा, आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ट्राई करेंगे। लेकिन अगर एनाइसोट्रोपिक ऑसिलेटर आपके पास है तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही हो पाता है। ओके, लेकिन अगर ऑसिलेटर आपका आइसोट्रोपिक है तो कार्टेशियन में भी उसका सेपरेशन हो सकता है। ओके, और स्फेरिकल पोलर में भी हो सकता है। तो ये दोनों केस अटेम्प्ट हमारे हो जाते हैं। ओके, सो वी विल डू दैट। लेट्स स्टार्ट विद द एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 3D। 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल ये है, V which is a function of x y z is equal to half kx x square plus half ky y square plus half kz z square। kx ky kz तीनों डायरेक्शन के स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं। ओके, और इसे अगर आप उसके बजाय वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखें, क्लासिकल ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखें, हाफ म्यू। मैंने मास की जगह एम की जगह म्यू सिंबल यूज़ किया है, क्योंकि एम हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जो कि आगे आएगा। तो हाफ म्यू और ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस सिमिलरली ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा जेड स्क्वायर, जहाँ ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड हैं क्लासिकल ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसीज अलॉन्ग थी एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस रेस्पेक्टिवली। ओके, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म में, लेकिन हम इस सॉल्यूशन को जैसे हमने वन डायमेंशनल में किया था ओमेगा के टर्म्स में करना चाहेंगे। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर किस तरह की आप प्रॉब्लम सोच सकते हैं? आप जानते हैं सॉलिड्स में जो एटम्स होते हैं या जो भी आयंस हैं वो लैटिस साइड पे अटैच्ड होते हैं। ओके, और जब वो मीन पोजीशन पे होते हैं तो उन पे जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है। लेकिन वो मीन पोजीशन से किसी भी डायरेक्शन में अगर आप उसे थोड़ा सी भी हिलाएं, माना एक्स के अलॉन्ग या वाई के अलॉन्ग या जेड के अलॉन्ग, तो रेस्टोरिंग फोर्स लग के वो उसी पोजीशन में वापस आने की कोशिश करता है। तो वो सिस्टम एक कुछ इस तरह का है जहां आपके तीनों डायरेक्शंस में हार्मोनिक ऑसिलेशन हो सकते हैं। इन जनरल अगर आप उस सिस्टम को ऐसी पॉइंट पे खींचें, किसी जनरल पॉइंट पे खींचें, ये मीन पोजीशन है, ठीक है, मैंने यहाँ स्प्रिंग नहीं दिखाया, ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से आपने अपने एटम या आयन को स्ट्रेच करके ऐसे पॉइंट तक स्ट्रेच किया ताकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसकी स्ट्रेचिंग एक्स हुई, वाई के अलॉन्ग वाई वी और जेड के अलॉन्ग जेड वी, और तीनों डायरेक्शन में हो सकता है। जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स हैं उनको नेचर अलग अलग हो, तो जो नेट सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस प्रकार की फॉर्म की आएगी। एनाइसोट्रोपिक क्यों कहा? क्योंकि तीनों डायरेक्शंस में हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट या ओमेगा है वो अलग अलग है, तीनों डायरेक्शंस का बिहेवियर हमारा अलग अलग है। आइसोट्रोपिक वाले केस में तीनों के बराबर हो जाएंगे, और तीनों के बराबर होंगे तो तीनों ओमेगा भी बराबर हो जाएंगे। ओके, ओमेगा और के साथ जो मैं इंडेक्स लगा रहा हूँ एक्स या वाई या जेड डायरेक्शन को दिखाने के लिए, कभी कभी मैं इनको ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 भी कह सकता हूँ। ओके, मैं मिक्स भी कर सकता हूँ, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। थ्री डायमेंशन में श्रोडिंगर इक्वेशन ये होती है। ओके, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज मोस्ट जनरली अ फंक्शन ऑफ वेक्टर आर। वेक्टर आर का मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई जेड तीनों। अगर हम स्फेरिकल पोलर में जा रहे होते हैं, इस समय स्फेरिकल पोलर में नहीं जा सकते हैं। ओके, लेकिन अगर स्फेरिकल पोलर में होते तो क्या वेक्टर आर का मतलब था आर थीटा फाई, लेकिन इस समय एक्स वाई जेड। यहाँ पे मैंने लिखा है के स्क्वायर बाई डेफिनेशन इज 2 नॉर्मली एम, बट यहाँ पे म्यू 2 म्यू बाई एच क्रॉस स्क्वायर, एनर्जी माइनस दी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड का फंक्शन, जैसे ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख रखा है। ओके, और इस समय आपका वेव फंक्शन अगेन साई आर, आर का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। इसको मैंने एक्सपैंड करके लिख दिया, डेल स्क्वायर इज दिस थिंग, डेल 2 बाई डेल एक्स 2 प्लस डेल 2 बाई डेल वाई 2 प्लस डेल 2 बाई डेल 2 प्लस के स्क्वायर की वैल्यू 2 म्यू बाई एच क्रॉस स्क्वायर, ई माइनस वी विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्टिंग ऑन साई, साई अगेन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन का मेथड हमारा वेरी फेमिलियर मेथड, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। लेकिन इस समय हम कार्टेशियन में सॉल्व कर रहे हैं, तो साई विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू से कैपिटल एक्स विच इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्स इनटू बाकी पार्ट पी विच इज अ फंक्शन ऑफ वाई जेड। वी अटेम्प्ट
separation of variables in the form कि psi is a product of two functions such that one part is just a function of the coordinate x and the second part is just a function of the remaining coordinates that is y and z. तो अगर मैं इस इक्वेशन में अब सब्स्टिट्यूट करूँ और साथ साथ मैं v की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो पहला डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में है पार्शियल, तो जब आप साई की जगह रखेंगे कैपिटल x इंटू कैपिटल p तो कैपिटल x वाला पार्ट तो डिफरेंशिएट होगा यहाँ पे क्योंकि वो x कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, लेकिन p वाला पार्ट y z का फंक्शन होने के कारण डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो ये जो फर्स्ट टर्म आपका बनेगा सिंपली p बाहर आ गया और x के दो डिफरेंशिएशन कैपिटल x के दो डिफरेंशिएशन स्मॉल x के रेस्पेक्ट में, और अब केवल एक ही वेरिएबल है तो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट इट एज द नॉर्मल डिफरेंशिएशन और उसको मैंने डबल डैश नोटेशन से डिनोट किया है। ओके, तो फर्स्ट टर्म पी एक्स डबल डैश, सेकंड टर्म में इन दोनों, सेकंड टर्म मतलब इन दोनों को मैं सेकंड टर्म कह रहा हूँ, इन दोनों टर्म्स में पी वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा और जबकि एक्स वाला पार्ट कांस्टेंट की तरह बाहर, एक्स बाहर, और डेल टू बाई डेल वाई टू या डेल टू बाई डेल जेड टू पी पे एक्ट करेगा। थर्ड वाला टर्म इसे मैंने केवल एक्सपैंड करके लिखा है टू म्यू बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई, और वी की वैल्यू ये रख दी मैंने हाफ म्यू, यहाँ पे मैंने ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 नोटेशन यूज़ किया है, ओमेगा 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस हाफ म्यू ओमेगा 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस हाफ म्यू ओमेगा 3 स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू एक्स पी इंटू साई भी था, साई मतलब एक्स पी इक्वल टू 0। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में जो हमारा मेथड होता है उसको मैंने यहीं पे इंडिकेट किया है। सब्स्टिट्यूशन के बाद आप पूरी इक्वेशन को जिस वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट किया है उससे डिवाइड कीजिए, जो कि हमारा साई है, या साई के बजाय क्योंकि एक्स इंटू पी फॉर्म है इस समय, तो एक्स इंटू पी से अगर आप डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म में आप चेक करें, फर्स्ट टर्म केवल बचेगा एक्स डबल डैश ओवर एक्स, यहाँ p कैंसिल हो जाएगा, सेकंड टर्म में x कैंसिल हो जाएगा और इस वाले टर्म में x इंटू पी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो उसके बाद अगर आप टर्म्स को रीअरेंज करें, रीअरेंज करने से हमारा मतलब ये है, अगर आप इन दो टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखें, ये दो टर्म्स कहाँ से आए, x डबल डैश ओवर x यहाँ से आया, p कैंसिल हो गया था ये टर्म, और इसमें से इसको छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो, ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म आप बाहर के टू म्यू बाई एच क्रॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म इतना बनता है। इन दो टर्म्स को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा, ओनली दिस टर्म एंड दिस टर्म, लेट मी अंडरलाइन दैट विद अ कलर्ड पेन, दिस टर्म एंड दिस टर्म, ये दोनों टर्म ये रहे और बाकी सारे टर्म्स राइट हैंड साइड में। ऐसा क्यों किया अब आप चेक कर लीजिए। कैपिटल एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, म्यू कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, फंक्शन ऑफ एक्स, एच क्रॉस कांस्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ एक्स और राइट हैंड साइड p फंक्शन ऑफ वाई जेड, डिफरेंशियल वाई, डिफरेंशियल जेड, फंक्शन ऑफ वाई जेड, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, हाफ म्यू कांस्टेंट कांस्टेंट, फंक्शन वाई जेड। लेफ्ट हैंड साइड केवल वाई जेड पे डिपेंड कर रही है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड केवल एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रही है, जबकि राइट हैंड साइड वाई जेड कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रही है। इट मीन्स बोथ साइड्स मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब उस कांस्टेंट को मैं शायद c या कुछ ऐसा लेता, लेकिन मैंने डेलिबरेटली उसको ऐसा लिया है, -2 म्यू बाई एच क्रॉस स्क्वायर टाइम्स ई एक्स। एक्चुअल कांस्टेंट ई एक्स है, लेकिन कांस्टेंट को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल एक कांस्टेंट बनेगा। उसका रीज़न अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इसको ई एक्स के बजाय E1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगेन जैसे ओमेगा एक्स को ओमेगा 1 या वो, तो नोटेशन में मिक्स कर सकता हूँ, सो बी केयरफुल। और ई एक्स या E1 जो हमने लिया ये बेसिकली अननोन है, ओके, सम कांस्टेंट, लेकिन वो कांस्टेंट कितना है वो हमें नहीं पता। इसमें से म्यू और एच क्रॉस स्क्वायर 2 पता है, तो असली अननोन ये ई एक्स है, ओके। और बेटर होगा कि आप लोग इस एक्स को ऊपर लिखें। अब मैंने नोटेशन आगे चला दिया, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ ये एक्स मुझे ऊपर लिखना चाहिए। उसका रीज़न ये है, बाद में मुझे इस ई के नीचे क्वांटम नंबर n लिखना है, तो उसके लिए जगह यहाँ पे रखेंगे, तो एक्स को आप ऊपर लिखिए, ओके। तो ये, तो अब अगर आप दिस थिंग इक्वल टू ये आपकी एक इक्वेशन बनेगी और दिस थिंग इक्वल टू ये आपकी दूसरी इक्वेशन बनेगी। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में ऐसे होता है। इस वाली इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करके लिखें, ये वाली एक्स वाली इक्वेशन, तो वो इक्वेशन आपकी ये बनती है, एक्स डबल डैश विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 2 म्यू बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई एक्स माइनस हाफ म्यू ओमेगा 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ये एग्जैक्टली वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है, इसीलिए मैंने कांस्टेंट डेलिबरेटली ऐसा चूज़ किया था। अगर मैं कांस्टेंट सिंपली ई एक्स चूज़ करता विदाउट अ माइनस साइन या माइनस साइन भी ले लेता, तो ये इस फॉर्म की नहीं बनती। इस फॉर्म की लेने के कारण ये एग्जैक्टली वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन, आप देख सकते हैं अपने नोट्स को उस वालों को। तो मुझे इसको सॉल्व करने में कोई मेहनत नहीं करनी है। इनफैक्ट मैं अभी इसके सॉल्यूशन पे लग भी नहीं रहा हूँ। मैं अब जो ये दूसरी इक्वेशन है, दिस इक्वल टू दिस, आप प्लस माइनस साइन उसमें रीअरेंज कर लीजिए। उसके बाद उस इक्वेशन में भी फिर से आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ट्राई कीजिए। p which is a function of yz, आप सपोज कीजिए it is a product of capital Y and capital Z such that capital Y is just a function of small y and capital Z is just a function of small z। ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आप इस सेकंड पार्ट में भी आप करें अगर, तो आपको फिर से दो इक्वेशन मिलेंगी, ओके। दो इक्वेशन कैसे मिलेंगी? अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ y, राइट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ z टाइप का केस आएगा,
और जो आपको कांस्टेंट होना होगा उसका नाम कुछ इस तरीके का रखना पड़ेगा, -2m/h² EY। जैसे यहाँ हमने कांस्टेंट ऐसा पिक किया, आप डेलिबरेटली कांस्टेंट को ऐसा पिक करें तो आपकी वाई इक्वेशन भी वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन बनेगी एग्जैक्टली। आप इसको और इसको देखिए, x⋯y⋯ 2m/h² दिस Ex की जगह EY। फर्स्ट स्टेप में आपने कांस्टेंट Ex लिया, सेकंड स्टेप में कांस्टेंट EY, -12μ इसमें ω1² x², ω2² y², x y = 0। और थर्ड इक्वेशन भी यहीं पे अलग हो जाएगी। जब आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं तो आपको एक साथ दो इक्वेशन मिलती है, दिस इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऐसी सेकंड स्टेप पे भी दो इक्वेशंस मिलेंगी, दिस इक्वल टू कांस्टेंट से वाई इक्वेशन, और जेड वाले पार्ट से जो इक्वेशन मिलेगी उसका भी नेचर सेम होगा। उस इक्वेशन में बस आपको ध्यान ये रखना है, तब तक आपके पास उस इक्वेशन में एक तो ई होगा, ई हमारे पास शुरू से चल रहा है, ये हमारी एनर्जी है जो हमें निकालनी है हमारे 3 डायमेंशनल एनाइसोट्रोपिक ऑसिलेटर की। और Ex और Ey वो अननोन कांस्टेंट्स हैं जो हमने बीच में इंट्रोड्यूस किए हैं, दो ही इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन Z वाली इक्वेशन में आपके पास ये कॉम्बिनेशन बचेगा, 2m/h² सबके साथ है तो E - Ex - Ey। तो अगर आप इसको E - Ex - Ey को Ez कह दें, E - Ex - Ey को Ez कह दें, तो ये वाली इक्वेशन भी, Z इक्वेशन भी बिल्कुल ऐसी बनती है। ओके, अप्रोप्रिएट ω1 की जगह ω2, उसकी जगह ω3 एंड सो ऑन, एग्जैक्टली तीनों इक्वेशंस एक जैसी हैं। तो इसीलिए 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर को सॉल्व करने में कुछ नई मेहनत नहीं करनी है। बेसिकली वो तीन इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की तरह बिहेव करता है, एक्स एक्सिस में भी ऐसी, वाई में भी ऐसी है और जेड में भी ऐसी। और ये बिहेवियर आप एनर्जी में भी देख सकते हैं। Ex Ey Ez को आप ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि ये वन डायमेंशन वाले केस में एनर्जी की जगह है और ये वाई वाली एक्सिस में एनर्जी की जगह है, और ये जेड वाले केस में एक्सिस की जेड एक्सिस के अलॉन्ग एनर्जी की तरह है। और इस इक्वेशन को देखो, अगर आप इसको आप ऐसे भी रिराइट कर सकते हैं, E = Ex + Ey + Ez। टोटल एनर्जी जो 3 डायमेंशनल वाले ऑसिलेटर की है वो x की जो एनर्जी कंट्रीब्यूशन है और y जो एनर्जी कंट्रीब्यूशन है और z जो एनर्जी कंट्रीब्यूशन है, इफ़ आई कैन से इट लाइक दैट, उनका सम है। ओके, और अगेन मैं रिमाइंड करूंगा, आप x y z ऊपर लिखने की कोशिश करें। ओके दिस। तो अब मैं इन इक्वेशंस को सॉल्व यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट्स कोट करूँगा। ओके, सॉल्व XYZ इक्वेशन एज इन द वन डायमेंशनल इक्वेशन एंड कंबाइन टू गेट। मैं यहाँ पे जस्ट आपको रिमाइंड कर दूँ किस तरह से हमने सॉल्व किया था। हमने एक जाई इंट्रोड्यूस किया था, μω/h× टाइम्स x, अल्फा टाइम्स x, √μω/h× को हमने अल्फा कहा था, लेकिन इस समय एक जाई हमारा x एक्सिस से आएगा, माना मैं उसको जाई x कहूँ या जाई 1 कहूँ। म्यू और h× तो सब ओवरऑल कांस्टेंट हैं, पर x एक्सिस की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है ω1 है, तो √μω1 और h× इस कांस्टेंट का नाम माना α1 है, तो α1 टाइम्स x हमारा जाई x बनेगा। ऐसे ही α2 टाइम्स y बनेगा जाई 2। α2 में क्या चेंज होगा, म्यू और h× तो सेम होंगे बट ω2 आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली z वाला, तीनों एक्सिस की इक्वेशन में अलग अलग जाई, आपको तीनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप एक को सॉल्व करके दिखा दें, आपका काम हो जाएगा। ओके, फिर आपने जो कॉन्स्टेंट्स आए हैं आपके, मैंने कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे शायद मिस कर दिया, ये वाला, ये कॉन्स्टेंट लैम्डा, नो नहीं मिस नहीं किया। ओके, यहाँ पे मैंने लैम्डा रीनेमिंग की नहीं, आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। वहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट आता है लैम्डा x, जो कि 2E/h× ω होता है वन डायमेंशनल केस में। यहाँ पे x वाली इक्वेशन में एक कांस्टेंट का नाम आप लैम्डा x रखें, जो कि 2Ex/h× ω है। और फिर वो फाइनाइट सॉल्यूशंस की डिमांड की सीरीज़ को टर्मिनेट होना चाहिए वगैरह वगैरह करें, आप हर्माइट पॉलिनॉमियल्स के सॉल्यूशन निकालें, तो आपको पता लगता है दिस मस्ट बी इक्वल टू 2n+1। वन डायमेंशनल केस में 2n+1, यहाँ पे 2nx+1। nx इसलिए ये x एक्सिस के संबंधित वाले सॉल्यूशन के साथ का क्वांटम नंबर है। ऐसे ही y एक्सिस वाले में लैम्डा y एक कांस्टेंट होगा जिसमें Ey छुपा होगा, वो होगा 2ny+1। और सिमिलरली z वाला, और nx ny nz हर किसी की वैल्यू 0 1 2 3 4 टाइप की, तो जैसे ex डिपेंडिंग ऑन nx होगा nx + ½ h× ω(x). वन डायमेंशनल केस में n + ½ h× ω होता है। यहाँ पे x वाले के लिए भी ऐसे एक्सप्रेशन, y के लिए ey जो कि ny क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा, ny + ½ h× ω(y), और सिमिलरली z वाला। और वेव फंक्शन जो है, अगर आप कैपिटल X वाला वेव फंक्शन लिखें जो कि nx क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा, सम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो कि खुद nx क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा, हर्माइट पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर nx, जो हमारा सॉल्यूशन आता है वन डायमेंशनल में e⁻⁻² hn जाई। यहाँ पे e⁻⁻x² x एक्सिस के लिए, और साथ में hn(x) जाई x। y एक्सिस वाला सम अदर कांस्टेंट hny जाई y e⁻⁻y² एंड सो ऑन। तो तीनों सॉल्यूशंस इस प्रकार के आपके आ जाएंगे। तो टोटल एनर्जी ये Ex Ey Ez को अगर आप एनर्जी नहीं भी सोच रहे हैं, ये कुछ कांस्टेंट्स हैं, टोटल एनर्जी इनका सम है
तो ये कॉन्स्टेंट्स यहाँ से इस प्रकार से निकल के आएंगे। इस इक्वेशन को आप रीअरेंज किया, आपको ये मिला ई एक्स जो है वो एन एक्स नंबर पे डिपेंड करता है, एन एक्स क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, इस प्रकार से। इसी तरह से ई वाई भी इसी प्रकार से है, ई जेड भी। तो आप तीनों को कलेक्ट कर लें तो आपको टोटल एनर्जी मिलेगी, जो कि अब की बार एन एक्स एन वाई एन जेड तीनों पे डिपेंड करेगी। उनको मैंने इस समय N1 N2 N3 लिख दिया है, ठीक है। E विच इज़ अ फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन N1 N2 N3। आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन से लेवल को देख रहे हो, वाई के अलॉन्ग कौन से, और जेड, इफ़ यू कैन थिंक इट लाइक दैट। तो ये आपका एनर्जी हो गया N1 प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा 1 प्लस N2 प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा 2 प्लस N3 प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा 3। ये एनर्जी है फॉर अ 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो 3 क्वांटम नंबर से स्पेसिफाई हो रहा है इस समय, N1 N2 N3। ओके, अगेन आप देख सकते हैं ये 3 इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का सम तो है, 1 डायमेंशन के जैसे 3 हार्मोनिक ऑसिलेटर ले रखे हैं आपने, तो एनर्जी में भी आपको वो बिहेवियर दिख रहा है। अच्छा, इस सिस्टम की अगर आप 0 पॉइंट एनर्जी कैलकुलेट करें, 0 पॉइंट एनर्जी मतलब मिनिमम पॉसिबल एनर्जी। मिनिमम पॉसिबल एनर्जी आपको तब मिलेगी जब N1 N2 N3 तीनों के तीनों जीरो होंगे। तो जो मिनिमम एनर्जी की होगी, जिसे हम 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं, वो होगी हाफ एच क्रॉस ओमेगा 1 प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा 2 प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा 3। ओके, 3 इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की 0 पॉइंट एनर्जी का सम, वेरी वेरी सिंपली। और अगर टोटल वेव फंक्शन आप लिखें इस तरह के 3 वेव फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके, Cn1 Cn2 Cn3 तीनों जगह से 3 आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट मिलेंगे, Hn1 Xi1 इंटू Hn2 Xi2 इंटू Hn3 Xi3, 3 ये, और e टू द पावर के मैं 3 कंपोनेंट्स माइनस Xi x स्क्वायर प्लस Xi y स्क्वायर प्लस Xi z स्क्वायर ओवर 2। तो ये हो गया सॉल्यूशन। तो एनाइसोट्रोपिक ऑसिलेटर बेसिकली मैंने सॉल्व कुछ भी नहीं किया, केवल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इक्वेशन देखी, वो 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की है, सीधे मैंने उन आंसर्स को कॉपी कर लिया। ओके, सो दिस। लेकिन अब हम चल रहे हैं आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर की तरफ। आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर उसे कहेंगे जिसकी तीनों डायरेक्शन का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो सेम है, के एक्स बराबर के वाई बराबर के जेड बराबर से, उसे हम कॉमन नाम के कह दें, या अगर आप ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी के टर्म में कहें ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई इज इक्वल टू ओमेगा जेड, और माना उस कॉमन फ्रीक्वेंसी का नाम हम ओमेगा रख दें, तो इस तरह के ऑसिलेटर को आप कहेंगे आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो पोटेंशियल है वो सिंपली अब इतना हो जाएगा, यहाँ से चेक करें, ये था कि अगर तीनों बराबर हो जाएं तो हाफ के आपने कॉमन लिया, तो बाकी बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो सिंपली जो पोटेंशियल है आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर का, आप एक्स वाई जेड के टर्म में पिछला वाला फॉर्म लिख सकते हैं, बट आप उसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हाफ के आर स्क्वायर, और के बजाय अगर आप ओमेगा के टर्म में लिखें तो के की जगह म्यू ओमेगा स्क्वायर, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर। 3 अलग अलग ओमेगा नहीं है, एक ही ओमेगा है। आइसोट्रोपिक है ऑसिलेटर, हर डायरेक्शन में सेम बिहेवियर। ओके, दिस इज व्हाट आइसोट्रोपिक मीन्स। तो इस समय अगर मैं कार्टेशियन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं तो वो मैं सॉल्व कर चुका हूं, मुझे इसी आंसर में कुछ और सहूलियत करनी है। सहूलियत का मतलब आपके तीनों ओमेगा बराबर हैं, तो जो आपका Xi x है वो उसमें भी रूट ओमेगा ओवर एच क्रॉस टाइम्स एक्स आएगा, Xi y में रूट ओमेगा अपॉन एच क्रॉस टाइम्स वाई, और Xi z में रूट ओमेगा म्यू ओमेगा ओवर एच क्रॉस टाइम्स जेड, सारे एक जैसे हो जाएंगे। दिस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो हैं रूट ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 का कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों अल्फा बराबर है, सिंपली इतना। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, तीनों एनर्जी बराबर नहीं होंगी। एनर्जी जो है वो अपनी एक्सिस के अलॉन्ग के क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, तो वो क्वांटम नंबर अलग हो सकते हैं। हो सकता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एन एक्स वाले क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 हो और एन वाई की वाले की वैल्यू लेकिन 7 हो। ये वाला पार्ट तो सेम हो जाएगा, एच क्रॉस ओमेगा, क्योंकि अब तीनों डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी एक ही है, लेकिन एन एक्स एन वाई एन जेड फिर भी अलग अलग हो सकते हैं। तो तीनों डायरेक्शन की एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बराबर होना जरूरी नहीं है। ओके, लेकिन Xi x आपका सिंपली अल्फा एक्स होगा, Xi y अल्फा वाई, Xi z अल्फा जेड। ऊपर वाले केस में अल्फा 1 x अल्फा 2 y अल्फा 3 z था, इस समय ऐसा नहीं है, सारे अल्फा बराबर हो चुके हैं, जो कि रूट म्यू ओवर एच को। तो आप सिंपली इसी वाले आंसर को अगर कॉपी कर लें, तीनों ओमेगा बराबर हैं, तो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है उसमें एच क्रॉस ओमेगा तीनों जगह से कॉन्स्टेंट कॉमन, बाकी N1 प्लस N2 प्लस N3 और हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ मिलके 3/2। ये हो गया आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी का सॉल्यूशन। ओके, आगे इनमें से N1 N2 N3 जो क्वांटम नंबर्स हैं, या आप इन्हें NX NY NZ भी ले सकते हैं, ये हर एक जो वैल्यूज़ ले सकता है, या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 वट एवर दिस। और अगर आप वेव फंक्शन अगेन लिखें इसका, फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड कांस्टेंट, थर्ड कांस्टेंट, Hn1 Xi1 Hn2 Xi2 Hn3 Xi3, यहाँ तक तो वही चीज़ है। लेकिन एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट जो है इसमें आप चेक कीजिए, Xi1 कितना है इस केस में,
जाई 1 या जाई एक्स है अल्फा एक्स, और जाई 2 है अल्फा वाई, और जाई 3 है अल्फा जेड। अल्फा सेम है, तो अगर आप स्क्वायर करके ऐड करें तो अल्फा स्क्वायर बाहर आता है और बाकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बचेगा, जो कि है आर स्क्वायर। तो आपका सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल पार्ट ये हो जाएगा e माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2। वही आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर को कार्टेशियन में सॉल्व करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना है। एन आइसोट्रोपिक आपने सॉल्व कर दिया, जब हर डायरेक्शन में अलग बिहेवियर है तो तीनों डायरेक्शन के बिहेवियर को बराबर सेट कर दो, ओमेगा एक्स बराबर ओमेगा वाई बराबर ओमेगा जेड कर दो। आपने आइसोट्रोपिक को भी सॉल्व कर रखा था, ओके, साथ साथ ही सॉल्व हो गया है, ऐसा बोलना चाहिए दिस। लेकिन अभी हम आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर को स्फेरिकल पोलर में सॉल्व करेंगे, ओके दिस। अच्छा, इस सिस्टम की अगर हम बात करें, अब इस सिस्टम की 0 पॉइंट एनर्जी की बात करें, ये एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन है। मिनिमम एनर्जी तब होगी जब n1 भी 0 हो, n2 भी 0 हो, n3 भी 0 हो। तो वो 0 पॉइंट एनर्जी जिसे कहेंगे इस सिस्टम की, जब n1 n2 n3 तीनों 0 हैं, E00, वो बनेगी 3/2 h क्रॉस ओमेगा। ओके, अगेन आप देख रहे हैं ये 3/2 का फैक्टर क्यों आया, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। तीनों डायरेक्शंस में हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसा बिहेवियर है, तीनों डायरेक्शन के हार्मोनिक ऑसिलेटर भी एक जैसे हैं, सबकी क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो हर किसी की 0 पॉइंट एनर्जी में जो कंट्रीब्यूशन है हाफ एच क्रॉस ओमेगा, दूसरे का भी इतना ही, तीसरे का भी इतना ही। तो मिनिमम जो एनर्जी इस हार्मोनिक ऑसिलेटर की हो सकती है 3 डायमेंशन वाले की, दैट इज 3/2 h क्रॉस ओमेगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट पॉसिबल एनर्जी कितनी हो सकती है सिस्टम की, 3/2 का फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा। ये क्वांटम नंबर्स 0 0 0 कॉम्बिनेशन तो हमने चेक कर लिया, उससे तो मिनिमम एनर्जी बनी। अगला कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है कि इन तीनों नंबर्स का सम 1 बने, ओके, तो उस समय एनर्जी कितनी बनेगी, यहाँ से 1 मिलेगा और प्लस 3/2 5/2 h क्रॉस ओमेगा। लेकिन वो 5/2 h क्रॉस ओमेगा कैसे में बन सकता है, वो कॉम्बिनेशन ये हो सकते हैं, ये नंबर 1 हो, ये दोनों 0 हो, ये नंबर 0 हो, ये 1 हो, ये 0 हो, या ये दोनों 0 हो, ये 1। 3 क्वांटम नंबर्स हैं 3 एक्सिस के अलोंग के, उनके 3 ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, E100 या E010 या E001। अगर आप ये तीनों इवेल्युएट करेंगे तो आपको एनर्जी क्या मिलेगी, सेम। मतलब अगर जब आप एनर्जी का डायग्राम बनाते हैं, एनर्जी का डायग्राम तो आपने दिखाया है लोएस्ट एनर्जी है, लोएस्ट एनर्जी कब मिल रही है, जब तीनों क्वांटम नंबर 0 0 0 है। लेकिन जो नेक्स्ट एनर्जी है 5/2 h क्रॉस ओमेगा वाली, उस केस में क्वांटम नंबर्स के 3 कॉम्बिनेशन है, 100 010 001। क्वांटम नंबर के कॉम्बिनेशन का मतलब भाई क्वांटम नंबर की वैल्यू पे तो वेव फंक्शन भी तो डिपेंड करता है। वेव फंक्शन तीनों केस का अलग अलग होगा। ये 3 आपको ऐसा सोचनी चाहिए, एक्चुअली हमारे पास 3 लेवल्स हैं, 3 स्टेट्स हैं, लेकिन तीनों स्टेट्स की एनर्जी क्या है, बराबर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तीनों की एनर्जी कितनी है, 5/2 h क्रॉस ओमेगा। लेकिन जब आप उनका वेव फंक्शन लिखेंगे इसकी मदद से, तो वेव फंक्शन तीनों का अलग अलग बनेगा। तो इस फीचर को हम कहते हैं डीजनरेसी। बहुत सारी स्टेट्स जिनकी सेम एनर्जी हो उसे कहते हैं डीजनरेसी। तो यहाँ पे हमने डीजनरेसी किस तरह क्यों आ रही है उसको आप यहाँ से समझिए। एनर्जी इस कॉम्बिनेशन पे डिपेंड कर रही है, n1 और प्लस n2 प्लस n3 पे, जबकि वेव फंक्शन n1 n2 n3 की अलग अलग वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो अगर n1 प्लस n2 प्लस n3 की वैल्यू सेम होगी जब तक, तो एनर्जी वैल्यू तो क्या बनती रहेगी, सेम बनती रहेगी। जैसे इस एग्जांपल में n1 प्लस n2 प्लस n3 0 था, तो एनर्जी 3/2 h क्रॉस ओमेगा बनती है। लेकिन ऐसा केवल एक तरीके से हो सकता है, जीरो बनाने का केवल एक तरीका है, ये भी जीरो रखो, ये भी जीरो रखो, ये भी जीरो रखो, एक तरीका डीजनरेसी 1। लेकिन अगर नेक्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखें, नेक्स्ट एनर्जी हो सकती है 5/2 h क्रॉस ओमेगा। वो कैसे हो सकती है, n1 और n2 और n3 का सम कितना बने, 1। लेकिन इस सम को 1 बनाने के 3 तरीके हैं, 100 010 एंड 001, 3 डीजनरेसी 3 है। ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट हायर एनर्जी स्टेट पे जाएं जो कि 7/2 h क्रॉस ओमेगा बनेगी, ये सम या तो 0 बन सकता है या 1 बन सकता है या अब नेक्स्ट 2 बन सकता है। तो अगर ये 2 बनेगा, 2 प्लस 3/2 इज 7/2। नेक्स्ट हायर एनर्जी जो इस सिस्टम की पॉसिबल है वो 7/2 h क्रॉस ओमेगा पॉसिबल है। लेकिन ये 7/2 कब बनेगी, जब इन तीनों नंबर्स का सम कितना हो, 2। और इन तीनों नंबर्स का सम 2 बनने के इतने सारे तरीके हो सकते हैं। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है 200 020 002 110 101 011, कुल मिला के 6 कॉम्बिनेशंस हैं। तो इस वाली स्टेट की जो डीजनरेसी है वो 6 होगी। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम हायर स्टेट्स की तरफ जा रहे हैं, हायर एनर्जी स्टेट्स की तरफ जा रहे हैं, डीजनरेसी हमारी बढ़ रही है। और ये एक जनरल फीचर है, डीजनरेसी एनर्जी के साथ बहुत रैपिडली इंक्रीज करती है। जिस सिस्टम में डीजनरेसी होगी, डीजनरेसी इंक्रीजेज वेरी वेरी रैपिडली विद द इंक्रीजिंग एनर्जीज। अगेन मिनिमम एनर्जी 3/2 h क्रॉस ओमेगा है, लेकिन एनर्जीज का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर का है, h क्रॉस ओमेगा का ही है, ठीक है। सब्सिक्वेंट एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस h क्रॉस ओमेगा का। तो ये कुछ जनरल फीचर्स हैं
कार्टेशियन सिस्टम में हमने आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर के सॉल्व करके निकाले। लेकिन अब हम अपने मेन उसकी तरफ जाते हैं। ये भी मेन था क्योंकि हमने दोनों को कंपेयर भी करना है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम जो आप एमएससी लेवल पे डील कर रहे हैं वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑसिलेटर को डील करना, 3D ऑसिलेटर को। लेकिन स्फेरिकल पोलर सिस्टम में आप केवल आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर को डील कर सकते हैं। कार्टेशियन में तो एनाइसोट्रोपिक भी डील हो गया, और आइसोट्रोपिक तो उसका स्पेशल केस समझिए, तीनों ओमेगा बराबर है। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट में आप तभी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की ट्रिक अप्लाई कर पाएंगे जब ऑसिलेटर आपका आइसोट्रोपिक हो। एनाइसोट्रोपिक ऑसिलेटर आप स्फेरिकल पोलर में अटेम्प्ट करके सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर मेरा ऑसिलेटर आइसोट्रोपिक है तो जैसे हमने शो किया था उस केस में पोटेंशियल एनर्जी सिंपली कितनी हो जाती है, हाफ के आर स्क्वायर। मैं यहाँ पे फिर रिमाइंड कराऊंगा, तीनों के बराबर हैं, कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना हो गया, आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका एक्सप्रेशन सिंपली इतना है, हाफ के आर स्क्वायर, या म्यू और ओमेगा के टर्म में हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। अगर आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई में वर्क करने जाते हैं तो आप देख रहे हैं ये पोटेंशियल तो केवल आर का फंक्शन है, इसमें थीटा और फाई तो आ ही नहीं रहे हैं। तो तभी तो ये प्रॉब्लम सेपरेबल है। स्फेरिकली सिमेट्रिक प्रॉब्लम जिन्हें हमें कहा था, आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर एक स्फेरिकली सिमेट्रिक प्रॉब्लम है। पोटेंशियल केवल आर का फंक्शन होता है, ओनली अ फंक्शन ऑफ आर, थीटा फाई डिपेंडेंस नहीं है। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को मैं स्फेरिकल पोलर में भी सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, अच्छा, कार्टेशियन में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ने क्यों वर्क किया उसको जरा देखें, रिमाइंड करें। आइसोट्रोपिक वाले केस की बात कर लें, अगर म्यू ओमेगा स्क्वायर तो तीनों जगह से कॉमन आया, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला टर्म अलग है, वाई स्क्वायर वाला अलग है, जेड स्क्वायर वाला अलग है। जब आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक्स वाली इक्वेशन के साथ जाता है। बाद में इन दोनों को जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं, ये वाला वाई इक्वेशन के साथ जाता है, ये वाला जेड के साथ। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कार्टेशियन में इस तरह से वर्क करता है। और स्फेरिकल पोलर में क्यों वर्क करेगा, क्योंकि पोटेंशियल इस समय केवल किसका फंक्शन है, आर का। थीटा और फाई तो इस समय पोटेंशियल में है ही नहीं। तो यहाँ सॉल्यूशन का मेथड आपका वही होगा जनरल। आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में श्रोडिंगर इक्वेशन लिखिए, फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कीजिए इस प्रकार से, आर फंक्शन ऑफ आर, वाई फंक्शन ऑफ थीटा फाई। और वाई वाला पार्ट, एंगुलर पार्ट का सॉल्यूशन मैंने कहा था हमने एक बार कर लिया, हर स्फेरिकली सिमेट्रिक प्रॉब्लम के लिए उसका सॉल्यूशन वैसे ही होगा। तो वो आपने कर लिया, ठीक है। एग्जाम में अगर आता है तो वो स्टेप्स आप सारे करने पड़ेंगे आपको। एंगुलर पार्ट का सॉल्यूशन करने का मतलब बेसिकली, अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊं, आप एल स्क्वायर ऑपरेटर और एल जेड ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज़ को सॉल्व करने जाते हैं। एल स्क्वायर ऑपरेटर की आइगन वैल्यू सॉल्व करते हैं बेसिकली आपकी थीटा इक्वेशन, ओके, और थीटा और फाई वाली इक्वेशन कंबाइंड जो इक्वेशन होती है, और जो फाई की इक्वेशन होती है अपने आप वो बेसिकली एल जेड ऑपरेटर की आइगन वैल्यू इक्वेशन होती है। तो ये आपने सॉल्व कर दिया, ये हम कर चुके हैं। इसके बाद बचती है केवल रेडियल इक्वेशन। स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम में मैंने बार बार कहा है, पोटेंशियल के हिसाब से केवल रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बदलेगा। एंगुलर वाला सॉल्यूशन आपने एक बार कर दिया, हर स्फेरिकली सिमेट्रिक प्रॉब्लम के लिए वो उतना ही है। तो ये आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर भी स्फेरिकली सिमेट्रिक प्रॉब्लम है। तो एंगुलर वाला पार्ट सॉल्व हो चुका है, ओके, उसे आप पिछले नोट से देख के फिर से यहाँ पे वो कर दें। मैं केवल रेडियल इक्वेशन की बात करूँगा। रेडियल इक्वेशन में भी आपको दो चीज़ें रिमाइंड कराऊंगा। बार बार इसकी स्ट्रॉन्ग रिजेंबलेंस आपको देखने को मिलेगी वन डायमेंशनल वाले हार्मोनिक ऑसिलेटर से, और जो हमने हाइड्रोजन एटम का ट्रीटमेंट किया था, हाइड्रोजन एटम में हमने रेडियल इक्वेशन सॉल्व की थी। दोनों से कुछ ना कुछ इनपुट्स बार बार हम वो होते रहेंगे। तो अभी अगर आपने उन वीडियोस को ढंग से नहीं देखा है, उन लेक्चर्स को ढंग से नहीं देखा है, पहले उनको देख लीजिए, तब आप इसको समझ पाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक स्टेप नहीं करूँगा, मैं वहाँ के रिजल्ट्स डायरेक्टली कॉपी करूँगा। अच्छा, रेडियल इक्वेशन हमारी ये बनती है 1/r², किसी भी केस में 1/r² d/dr, r² d कैपिटल R ओवर dr प्लस k² माइनस LL प्लस 1/r², r इक्वल टू 0। के स्क्वायर का मतलब है 2 म्यू बाई एच क्रॉस स्क्वायर, म्यू मास ई माइनस वी। वी इस समय केवल आर का फंक्शन है, थीटा फाई डिपेंडेंस नहीं है। रेडियल इक्वेशन केवल कोऑर्डिनेट आर का फंक्शन, ठीक है। आर कैपिटल आर भी कोऑर्डिनेट आर का ही फंक्शन है केवल, ओके। चीज़ों को अगर आप वैल्यू रख दें, के स्क्वायर की जगह ये एक्सप्रेशन आपने रख दिया, और साथ में मैंने v की वैल्यू भी रख दी। v इस समय है हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, वो वैल्यू रख दी। तो के स्क्वायर से दो टर्म मिले, और खुद v की वैल्यू भी रख रखी है। तो ये फर्स्ट टर्म एनर्जी वाला, सेकंड टर्म पोटेंशियल वाला, और थर्ड टर्म हमारा सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन, रेडियल इक्वेशन, ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, ये वन डायमेंशनल केस की तरह का ही सब्स्टिट्यूशन है। हम आर कोऑर्डिनेट को रिप्लेस करेंगे एक डायमेंशनलेस वेरिएबल से, जाई इज इक्वल टू एल्फा आर, जहाँ एल्फा की डेफिनेशन है रूट म्यू ओमेगा ओवर एच क्रॉस। वन डायमेंशनल केस में जाई था हमारा एल्फा टाइम्स एक्स, इस समय एल्फा टाइम्स आर। एल्फा की डायमेंशन 1 लेंथ की है, आप चेक कर सकते हैं। तो एल्फा टाइम्स आर की डायमेंशन डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया।
ये वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें तो आपको इक्वेशन को अब जाई के टर्म में लिखना है, स्मॉल आर के बजाय जाई के टर्म में वो इक्वेशन यहाँ लिख रखी है। उसके मैथमेटिकल स्टेप्स में आपको कुछ इस तरह की चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने आर जाई रखा है अल्फा इंटू आर, तो जहाँ जहाँ आपके पास 1/r होगा, 1/r कई जगह है, 1/r स्क्वायर है, यहाँ 1/r स्क्वायर है, जहाँ जहाँ 1/r होगा उसकी जगह अल्फा अपॉन जाई आएगा। ऐसी जहाँ जहाँ डी अपॉन डी आर होगा, चेन रूल से आप उसकी वैल्यू निकालें तो वो अल्फा डी अपॉन डी जाई। ओके, ये हमने वन डायमेंशनल केस में कर रखा है, मैं जस्ट रिमाइंड करा रहा हूँ, गो सी दैट वीडियो अगेन, ओके, इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर। आप ये सब यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, इस स्टेप में मैंने कर रखा है, आप इस वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे उसको वो नहीं कर रहा हूँ, आप ये करें, इक्वेशन को रीअरेंज करें। उसके बाद वन डायमेंशनल केस में भी हमारे पास एक इस तरह का कांस्टेंट बचता है, 2 म्यू ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर खुद है म्यू ओमेगा और एच क्रॉस, उसकी वैल्यू रख दें। जो पार्ट कैंसिल हो रहा है तो 2e ओवर एच क्रॉस ओमेगा, ये वाला जो टर्म है ये 2e ओवर एच क्रॉस ओमेगा है। वन डायमेंशनल केस में भी एक्जैक्टली सेम टर्म था और वहाँ हमने इसको लैम्डा कहा था, तो यहाँ भी ये दिस इज सम अननोन कांस्टेंट, क्योंकि एनर्जी अभी पता नहीं है तो माना इस कांस्टेंट का नाम हमने लैम्डा कह दिया। तो इतना करने के बाद, कुछ सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करने के बाद रेडियल इक्वेशन की फॉर्म ये बनती है, 1/जाई स्क्वायर डी बाई डी जाई, जाई स्क्वायर आर डैश। आर डैश का मतलब करंट वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट जाई है, तो आर डैश का मतलब है आर का एक बार डिफरेंशिएशन जाई के रेस्पेक्ट में, ओके, प्लस लैम्डा माइनस जाई स्क्वायर माइनस एल एल प्लस 1 ओवर जाई स्क्वायर आर इक्वल टू 0। दीज आर इजी स्टेप्स, डू देम योरसेल्फ लुकिंग एट द वन डायमेंशनल केस। अगर आप इसे वन डायमेंशन वाली हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन से कंपेयर करें तो वो थी साई डबल डैश प्लस लैम्डा माइनस जाई स्क्वायर साई इक्वल टू 0। इतने स्टेप्स वहाँ करके हम ऐसी फॉर्म पे पहुँचे थे। अगर आप कंपेयर करें, हाँ, लैम्डा माइनस जाई स्क्वायर, लैम्डा माइनस जाई स्क्वायर, कुछ रिजेम्बलेंस है, पर आप बोलेंगे नहीं जी फर्स्ट टर्म तो वहाँ साई डबल डैश होता है, यहाँ तो इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। तो मैं यहाँ पे आपको रिमाइंड कराऊंगा, रेडियल इक्वेशन को मैंने आपको बताया था, डायरेक्टली रेडियल इक्वेशन तो वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन से वैसे भी मैच नहीं करती है, लेकिन अगर हम आर के बजाय यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें तो वो काफ़ी हद तक वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन जैसी दिखती है। सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म के अलावा वो पूरी वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन जैसी ही दिखती है, ओके। तो वो वाला सब्स्टिट्यूशन अगर मैं यहाँ भी करूँ, हाइड्रोजन एटम में भी हमने आर के बजाय यू इंट्रोड्यूस किया था और यू इक्वेशन को सॉल्व किया था। आर नॉर्मली हम इस फॉर्म में लेते हैं, आप आर इज इक्वल टू यू अपॉन आर, लेकिन स्मॉल आर की जगह हम जाई इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, तो आप यू अपॉन जाई, ओके, ये आर विच इज अ फंक्शन ऑफ जाई नाउ इज इक्वल टू यू ऑफ जाई ओवर जाई। तो ये सब्स्टिट्यूशन आप इस इक्वेशन में करें, क्योंकि यहाँ आपको आर डैश की जरूरत है, तो आर डैश इतना बनेगा, उसको आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, चेंज कीजिए, लास्ट में आपकी इक्वेशन ये बनेगी। यू की जो इक्वेशन है, यू भी रेडियल वेव फंक्शन है, लेकिन एक्चुअल रेडियल वेव फंक्शन कैपिटल आर जो है वो निकालना होगा, तो यू को एक जाई का फैक्टर से और डिवाइड करना पड़ेगा। बट इफ़ यू डू दिस वेरिएबल चेंज, आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को तो यहाँ पे चेंज कर दिया था, आर स्मॉल आर की जगह जाई, और कैप जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको भी अगर आप चेंज कर दें तो अब इक्वेशन ये है। अब जरा इसको कंपेयर करो वन डायमेंशन वाली हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन, साई डबल डैश यू डबल डैश प्लस लैम्डा माइनस जाई स्क्वायर साई, लैम्डा माइनस जाई स्क्वायर यू, केवल यही टर्म तो एक्स्ट्रा है, और इस टर्म को हम सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म तो कहते हैं। 3 डायमेंशन में आपके पास सिस्टम के पास सेंट्रीफ्यूगल मोशन होता है। अब अगेन वो बोर मॉडल वाली पिक्चर है, बट अगर थोड़ा देर के लिए उस पिक्चर को हम एज्यूम कर लें, हाँ चीज़ें ऑर्बिट में घूम रही हैं, तो ऑर्बिट में घूम रही हैं तो एंगुलर मोमेंटम है, और एंगुलर मोमेंटम है तो उसके कारण आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल लगता है, तो वो पोटेंशियल की वैल्यू को शिफ्ट कर देता है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म। अदरवाइज ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या है, एक जैसी। तो इनके सॉल्यूशन का मेथड भी काफ़ी हद तक एक जैसे होगा, इस टर्म के कारण थोड़ा अलग हो जाएगा, पर अदरवाइज कई चीज़ें आपको कॉमन दिखेंगी। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अगेन ये स्टेप हमने वहाँ पर किया है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में, और इन जनरल हमने हाइड्रोजन एटम में भी किया था, लेकिन वहाँ पर इक्वेशन दूसरी थी। लेकिन हम सबसे पहले एसिम्प्टोटिक बिहेवियर चेक करते हैं कि व्हेन जाई बिकम्स इन्फिनिटी, लार्ज डिस्टेंस पे आर टेंड्स टू इन्फिनिटी या जाई टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इस इक्वेशन का नेचर कैसा है। जब जाई बहुत लार्ज हो जाएगा तो जाई स्क्वायर, इस इन तीनों टर्म्स में सबसे डोमिनेंट टर्म होगा जाई स्क्वायर, क्योंकि 1/जाई स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा। लैम्डा हो सकता है लार्ज कांस्टेंट हो, लैम्डा एक कांस्टेंट है, अभी अननोन है, हो सकता है लार्ज हो, लेकिन हम उस रीजन की बात कर रहे हैं जहां जाई इतना लार्ज है कि उसके स्क्वायर के मुकाबले ये भी नेग्लिजिबल है। तो उस समय लगभग इक्वेशन की फॉर्म क्या बनी, यू डबल डैश माइनस जाई स्क्वायर यू इक्वल टू 0। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी एसिम्प्टोटिक इक्वेशन यही मिली थी, वहाँ ये वाला टर्म नहीं था, लेकिन उसके बावजूद एसिम्प्टोटिक रीजन की इक्वेशन यही थी। और इसका जो लगभग सॉल्यूशन है
वन डायमेंशनल केस में अगेन चेक करें e टू द पावर प्लस माइनस जाई स्क्वायर बाई 2, लेकिन इसमें से हम प्लस वाले सॉल्यूशन को छोड़ देते हैं क्योंकि ये डाइवर्जेंट सॉल्यूशन होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हाँ भाई एसिम्प्टोटिक बिहेवियर ने हमें ये आइडिया दे दिया कि u में एक e टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 टाइप का पार्ट होना चाहिए। तो फिर हम कहते हैं अच्छा तो हमारा कंप्लीट u जो होगा उसमें ये वाला पार्ट एसिम्प्टोटिक बिहेवियर e टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2, और उसके अलावा बाकी जो अननोन पार्ट है जो पॉसिबली एक पॉलिनोमियल बनेगा सम फंक्शन f ऑफ जाई। ये एग्जैक्टली वन डायमेंशनल केस के स्टेप्स हैं ये। ओके तो ये स्टेप रखने के बाद होगा क्या, जिसे मैंने लिखा है वीड आउट दिस एसिम्प्टोटिक बिहेवियर। जो बिहेवियर हमने यहाँ पे स्टडी किया, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर हमारी इक्वेशन में जो प्रेजेंट है, इस सब्स्टिट्यूशन के बाद वो बिहेवियर इस इक्वेशन में से खत्म हो जाएगा। कौन सा बिहेवियर, एसिम्प्टोटिक। एसिम्प्टोटिक बिहेवियर मतलब उसको आप दो तरह से सोच सकते हैं, सॉल्यूशन में ये वाला पार्ट e टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 वाला पार्ट, या इक्वेशन में ये वाला पार्ट क्यों आया, सॉल्यूशन में ये वाला पार्ट क्यों आया, क्योंकि इक्वेशन में इस वाले टर्म के कारण लार्ज डिस्टेंस पे केवल ये टर्म डोमिनेंट रहा था। तो एसिम्प्टोटिक बिहेवियर ये जाई स्क्वायर के कारण आया है। तो मैं जब ये वीड आउट कहता हूँ, वीड आउट कहने का मतलब है ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इस इक्वेशन में जाई स्क्वायर टाइप वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन इस इक्वेशन में करें, ओके ये वन डायमेंशनल केस में हमने कर रखा है, अगेन आप उसी तरह से सिमिलर वो करें, बस अब की बार ये टर्म एक्स्ट्रा है, ये वाला सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल, इसको जस्ट ऐसे ही रिपीट आप करते रहें, e टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 e टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 हर जगह मिलेगा पूरी इक्वेशन में। तो आप उसे कॉमन लेके खत्म कर दें क्योंकि राइट हैंड साइड में जीरो है। वीडिंग आउट का एक मतलब आप ये समझ सकते हैं, एक्सपोनेंशियल वाला जो बिहेवियर है, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर जो है वो अब इक्वेशन में से खत्म हो गया है। या आप उसे और डिटेल में देखें, इस इक्वेशन में आपको एक माइनस जाई स्क्वायर एफ पहले से था और सब्स्टिट्यूशन के कारण एक प्लस जाई स्क्वायर एफ और मिलेगा, और ये दोनों कैंसिल हो गए। कौन सा वाला टर्म, जाई स्क्वायर वाला। जाई स्क्वायर वाला बिहेवियर इक्वेशन में से खत्म हो गया क्योंकि उसके कारण जो सॉल्यूशन पे असर था वो हम पता कर चुके हैं। तो एसिम्प्टोटिक बिहेवियर से हमने इन्फिनिटी पे जो इक्वेशन का बिहेवियर है या उसके सॉल्यूशन का बिहेवियर है उससे जितनी इन्फॉर्मेशन निकालनी थी वो निकाल चुके हैं। तो अब ये जो इक्वेशन एफ के टर्म में, अभी हमारा एफ अननोन है, एफ वाला जो फंक्शन है इसमें हमें इन्फिनिटी बिहेवियर की अब बात नहीं करनी है, इसकी या तो नियर ओरिजिन बिहेवियर या बाकी रीजन में, इन्फिनिटी वाले रीजन में इसका जो बिहेवियर है वो हम वीड आउट कर चुके हैं। ओके अगेन मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड कराना चाहूँगा, वन डायमेंशनल केस में हमने सिमिलर सब्स्टिट्यूशन किया था और वहाँ पे जो एफ की इक्वेशन मिलती है उसमें ये टर्म और ये टर्म एक्जैक्टली सेम होते हैं, एफ डबल डैश माइनस 2 एफ डैश जाए, और लास्ट वाला टर्म सिंपली लैम्डा माइनस 1 होता है। वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म नहीं होता है, यहाँ पे ये टर्म एक्स्ट्रा है। अदरवाइज ये इक्वेशन भी ऑलमोस्ट वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसी इक्वेशन है। कार्टेशियन में जब हम सॉल्व कर रहे थे तब तो पूरा सॉल्यूशन ही वन डायमेंशनल के 3 केसेस की तरह रिड्यूस हो गया, लेकिन जब हम स्फेरिकल पोलर में भी कर रहे हैं सॉल्व तो एंगुलर पार्ट का सॉल्यूशन तो एक बार जनरल केस की तरह हम कर चुके हैं, तो वही वाला सॉल्यूशन आ जाएगा। रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी आप देखें ऑलमोस्ट उन्हीं लाइंस के अलॉन्ग चल रहा है जिन लाइंस के अलॉन्ग वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का सॉल्यूशन चला था। ओके अच्छा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टास्क जो हमने किया था, चाहे हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी किया था, हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं किया था, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट हमारा बाउंड्री पॉइंट नहीं होता है। लेकिन इस समय हमने हाइड्रोजन एटम में ओरिजिन पे बिहेवियर चेक किया था। ओरिजिन पे बिहेवियर हम 3 डायमेंशनल केस में चेक करते हैं। क्यों करते हैं चेक, r जो कोऑर्डिनेट होता है उसकी रेंज होती है 0 से इन्फिनिटी, तो एक बाउंड्री पॉइंट तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे जिसे हम एसिम्प्टोटिक बिहेवियर कह रहे हैं वो तो चेक कर चुके हैं, लेकिन अब दूसरा जो बाउंड्री पॉइंट है r इक्वल टू 0 वहाँ पे भी बिहेवियर चेक करना है। अगेन मैं रिमाइंड कराऊंगा, वन डायमेंशनल केस में x इक्वल टू 0 हमारा बाउंड्री पॉइंट नहीं होता है, बाउंड्री पॉइंट प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी होते हैं। लेकिन 3 डायमेंशनल केस में क्योंकि r कोऑर्डिनेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है तो r कोऑर्डिनेट की मिनिमम वैल्यू होती है 0, तो एक बाउंड्री पॉइंट बनता है एट r इक्वल टू 0। तो r इक्वल 0 पे अगर इस नियर, जिसे हम नियर ओरिजिन बिहेवियर कहते हैं, वहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन का बिहेवियर देखें, f वाली इक्वेशन का, अब इस इक्वेशन का r या जाई जब बहुत छोटा होगा, वेरी वेरी स्मॉल, तो जाई आप सोचिए इज अ वेरी स्मॉल नंबर, वेरी क्लोज टू 0, तो ये टर्म भी ऑलमोस्ट 0 बनेगा। जाई इज़ वेरी स्मॉल, से 10 पावर माइनस 5, दिस इज़ वेरी स्मॉल टर्म, और जाई के कम होने के कारण 1 अपॉन जाई स्क्वायर बहुत लार्ज होगा। तो इन तीनों टर्म्स में सबसे डोमिनेंट टर्म ये होगा, तीनों क्या, मैं इन चारों की बात करता हूँ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म को तो रहने दो, लेकिन इन चारों टर्म्स में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट टर्म होगा ये सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल वाला टर्म। ये टर्म भी नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये भी नेग्लिजिबल, और ये जाई से मल्टीप्लाई होने के कारण ये भी नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इक्वेशन की जो लगभग फॉर्म है नियर ओरिजिन पार्ट में वो लगभग ये है, एफ डबल डैश, एफ डैश वाला टर्म ऑलमोस्ट 0, और उन दोनों टर्म्स में से 2 टर्म नेग्लिजिबल, तीसरा टर्म हमारा है जो, और ये एग्जैक्टली वही इक्वेशन है जो हाइड्रोजन एटम के
नियर ओरिजिन बिहेवियर में मिलती है। और इसका सॉल्यूशन भी वही है, वहाँ पे वेरिएबल का नाम f के बजाय u रहा होगा, लेकिन f का सॉल्यूशन या तो z⁻l+1 या z⁻−l। हाइड्रोजन एटम केस में हमारा डिस्टेंस वेरिएबल का नाम रो रहा होगा शायद, लेकिन ये z⁻l+1 और z⁻−l बिहेवियर, इनफैक्ट ये एक बहुत जनरल फीचर है, मैं अभी इसकी बात करता हूँ इनमें से। लेकिन अगेन आप z⁻−l बिहेवियर को ड्रॉप कर देंगे, क्यों? z⁻−l का मतलब है 1/z⁻l। जाई आप बहुत छोटी वाले डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं, जाई इज क्लोज टू जीरो, टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, और एल की वैल्यू जीरो के अलावा और वैल्यू भी होती हैं 2, 3, 4, माना 2 ले लो आप, z⁻2 का फैक्टर है डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन में, लेकिन जाई खुद जीरो होने वाला है, तो ये इन्फिनिटी, ये डाइवर्जेंट होने वाला है। ये वाला सॉल्यूशन इसीलिए एक्सेप्टेबल नहीं है। एग्जैक्टली हाइड्रोजन एटम में हमने ये किया है, तो हम केवल सॉल्यूशन में कौन सा पार्ट रिटेन करेंगे? z⁻l+1। नियर ओरिजिन एनालिसिस मुझे ये बता रहा है वो जो f वाला सॉल्यूशन बचा है, f जो अननोन अभी बचा है सॉल्यूशन का पार्ट, उसमें एक इस तरह का पार्ट तो डेफिनेट होगा z⁻l+1। और ये एक जनरल फैक्ट है, जब भी आप रेडियल इक्वेशन किसी भी सिस्टम के लिए सॉल्व करेंगे जिसमें सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म सबसे डोमिनेंट टर्म होता है नियर द ओरिजिन, तो आपको ये बिहेवियर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेट मी ट्राई टू शो इट यू ओवर हियर, आई विल हैव टू सर्च, बट ओके। आपकी यू इक्वेशन यही तो होती है किसी भी जनरल केस में, ये किसी भी केस में आप कैपिटल आर के बजाय यू इक्वेशन ले आओ स्फेरिकल पोलर में, ये बनेगी k²। याद रखो k² होता है 2me/h² और उसके अलावा पोटेंशियल। अगर आपका पोटेंशियल ऐसा है कि वो नियर ओरिजिन इस टर्म से ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है, k² के अंदर 2 टर्म छुपे हुए हैं, एक में एनर्जी है, एक में पोटेंशियल एनर्जी है, एक में टोटल एनर्जी, एक में पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी वाला टर्म कांस्टेंट है, अननोन है लेकिन कांस्टेंट है। जब r बहुत छोटा होता जाएगा ये टर्म ग्रो करेगा। तो अगर आपका पोटेंशियल ऐसा है कि वो इस टर्म के मुकाबले नेग्लिजिबल है, एनर्जी वाला टर्म तो वैसे ही नेग्लिजिबल है, तो आपकी इक्वेशन की नियर ओरिजिन फॉर्म बनती है u⁻−ll+1 और r² टाइम्स u = 0, f⁻−ll+1 ओवर z² f = 0। वेरिएबल्स का नाम अलग है, सेम। ऐसा कब होगा? लेकिन आपको ध्यान रखना है वो आपके पोटेंशियल के नेचर पे डिपेंड करेगा। माना आपको जो पोटेंशियल दे रखा है वो इस प्रकार का हो 1/r³ टाइप का, तब ये वाला आर्ग्यूमेंट काम नहीं करेगा। क्यों? उस समय पोटेंशियल अपने साथ 1/r³ का फैक्टर लाएगा, जबकि सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म केवल ll+1/r² टाइप का है। r की कम वैल्यू पे अब सबसे डोमिनेंट फैक्टर ये है, r जब बहुत छोटा है तो 1/r³ सबसे लार्ज फैक्टर होगा। लेकिन मैं बात क्या कर रहा हूँ, ऐसे पोटेंशियल्स जिनके लिए सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, जैसे इस समय हमारा पोटेंशियल है r² टाइप का, कांस्टेंट वगैरह को अगर मैं छोड़ दूं तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल केवल r² पोटेंशियल है। तो नियर ओरिजिन ये वाला फैक्टर डोमिनेंट है, ये वाला फैक्टर नेग्लिजिबल है। तो जब तक ये वाला फैक्टर डोमिनेंट होगा, और कूलाम पोटेंशियल में भी यही होता है, कूलाम पोटेंशियल होता है 1/r -ze²/r 1/r। r कम होने पे ये भी ग्रो करता है, ये भी ग्रो करता है, पर ज़्यादा डोमिनेंट टर्म 1/r² वाला होता है। इसीलिए हाइड्रोजन एटम में भी आपको ये वाला बिहेवियर देखने को मिलता है सॉल्यूशन में, और यहाँ पे भी हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी ये वाला सॉल्यूशन को देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मैंने इसे एक फैक्ट की तरह लिखा हुआ है, वेन एवर द ll+1 टर्म ll+1 ओवर z² टर्म, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म कहते हैं, इज द मोस्ट डोमिनेंट टर्म इन z टेंडिंग टू 0 लिमिट। नियर ओरिजिन में अगर ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट टर्म है तो आपको इक्वेशन का सॉल्यूशन में ये पार्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, z⁻l+1 और z⁻−l। वो अलग बात है, इस तरह के पार्ट को हम फिजिकल आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे ड्रॉप कर देते हैं कि ये फिजिकली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन में नहीं हो सकता है, वो ड्रॉप कर दिया, लेकिन आपको ये दोनों सॉल्यूशंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, सो इस लेक्चर को मैं यहीं पे पॉज करूँगा, क्योंकि अभी तक का जो पार्ट है मैं उसे रिमाइंड कराऊँ। हमने किया क्या? हमने 3D ऑसिलेटर हार्मोनिक, पहले हमने एन आइसोट्रोपिक की बात की, जिसकी 3 अलग अलग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज हैं तीनों एक्सिस के अलॉन्ग। इसको सॉल्व हम केवल कार्टेशियन में कर सकते हैं, एन आइसोट्रोपिक को केवल कार्टेशियन में सॉल्व कर सकते हैं। कार्टेशियन में सॉल्व करना बहुत आसान था, आपने साई को पहले x/p रखा और बाद में p को भी y/z, और तीनों कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z की इक्वेशन 3 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बनी। तो एनर्जी तीनों का सम और वेव फंक्शन तीनों का प्रोडक्ट, वेरी सिंपली। फिर हम आए आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर पे। आइसोट्रोपिक मतलब ω/x = ω/y = ω/z, जिसको हमने नाम ओमेगा दिया। इसको हम कार्टेशियन में भी सॉल्व कर सकते हैं। कार्टेशियन का सॉल्यूशन जो हम आइसोट्रोपिक कर चुके हैं, उसमें तीनों ओमेगा को बराबर रख दो तो वो आइसोट्रोपिक का सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन आइसोट्रोपिक वाले के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है
वो सिंपली इतनी भी बन जाती है, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस फॉर्म में अगर हम देखें तो ये तो स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल भी है, तो स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल है तो इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी सॉल्व करने की कोशिश की जा सकती है, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। एंगुलर पार्ट हमें अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम पर्पज़ के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप उसी वाले उसको रिपीट करेंगे जो स्टेप्स एंगुलर पार्ट के सॉल्यूशन के होते हैं, बट दैट हैज़ बीन डन वंस। अब मैं केवल रेडियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। रेडियल इक्वेशन को सॉल्व करने का स्टेप भी स्टेप बाय स्टेप, हमने सबसे पहले डायमेंशनलेस डिस्टेंस वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया वन डायमेंशनल केस की तरह। इसके बाद एक कांस्टेंट यहाँ पे बचता है 2u और h क्रॉस ओमेगा, इसका नाम हमने लैम्डा रख दिया, ये भी वन डायमेंशनल केस की तरह है दोनों। इसके बाद जो आपकी r की इक्वेशन आती है उसमें भी एक चेंज ऑफ वेरिएबल किया हमने, r की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया u ओवर xi, तो आपको u की एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिली u डबल डैश प्लस प्लस, मैं लिख भी नहीं रहा हूँ पूरी। ये ऑलमोस्ट वन डायमेंशनल वाले श्रोडिंगर इक्वेशन की तरह है, बस इसमें सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म एक्स्ट्रा रहता है, अदरवाइज इसके सॉल्यूशन का मेथड भी वही जो हमने वन डायमेंशनल केस में किया पहले, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर। एसिम्प्टोटिक बिहेवियर ने मुझे बताया u में एक e⁻⁻² वाला टर्म होना चाहिए, प्लस वाला हमने ड्रॉप कर दिया फिजिकल बेसिस पे, फिजिकल आर्गूमेंट बेसिस पे। इसके अलावा बाकी जो अननोन पार्ट है वो है f(xi). उसके बाद इसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो आपको f की डिफरेंशियल इक्वेशन मिली। अब आपने f को एक्सप्लोर करने के लिए नियर ओरिजिन बिहेवियर चेक किया। नियर ओरिजिन बिहेवियर ने आपको बताया कि f(xi) या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, इसमें से अगेन आपने ये वाला पार्ट ड्रॉप कर दिया। तो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसको अगर मैं कलेक्ट करूं तो मुझे ये पता लगा है जो u मेरा फंक्शन है उसमें ये एक्सपोनेंशियल पार्ट और साथ में xi⁻l+1 पार्ट, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर, नियर ओरिजिन बिहेवियर, और इसके अलावा जो बाकी सब कुछ है वो हमारा कुछ और अननोन अभी बचा है। बेसिकली ये एक पॉलिनोमियल पार्ट बचेगा हमारे सॉल्यूशन का, इन्फिनिटी बिहेवियर, ओरिजिन बिहेवियर, बीच के रीजन का बिहेवियर, इफ यू कैन से इट लाइक दैट। ये ओरिजिन, इन्फिनिटी, इस रीजन का बिहेवियर सॉल्यूशन में आ चुका है, इस रीजन का बिहेवियर सॉल्यूशन में आ चुका है। अब ये बीच के रीजन का जो पॉलिनोमियल सॉल्यूशन नेचर है वो अभी डिटरमिन करना रह गया है। और इसको कैसे डिटरमिन करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आप अपनी पुरानी ट्रिक सीरीज सॉल्यूशन मेथड, फ्रोबिनियस मेथड अप्लाई करेंगे। आप v के लिए एक सीरीज सपोज करेंगे इस तरीके की, a के xi पावर के, इस समय इंडिपेंडेंट वेरिएबल xi है a के, इस समय मैं xi के कोई भी पावर्स इस समेशन से बाहर नहीं ले रहा हूँ। नॉर्मली सीरीज सॉल्यूशन में हम xi की कुछ पावर्स सीरीज से बाहर भी लेते हैं, लेकिन xi का वो जो सीरीज से बाहर वाला पावर का फैक्टर है वो हम नियर ओरिजिन बिहेवियर में एक्चुअली पता कर चुके हैं। माना आप ऐसा करते हैं यहाँ पे कि xi पावर सम अननोन होता, माना अब कांस्टेंट्स भी हमारे गिनती के बचे हैं, बट से e⁻x डिस्टेंस नहीं है, जस्ट एक वेरिएबल है। माना आप ये वाला यहाँ पे ट्राई करें, v के लिए ट्राई करें, तो आपको पता लगेगा अरे x की वैल्यू तो कितनी मिलेगी 0, क्योंकि जो xi का जितना बिहेवियर एक्स्ट्रा बिहेवियर था सीरीज से बाहर वो पहले ही आप कैप्चर कर चुके हैं। सो दिस, तो ये हम ऐसे नहीं करेंगे, हम सीधे इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब इससे आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, ओके, क्योंकि ये लेक्चर ऑलमोस्ट हमारा कितने मिनट का हो चुका है, लेट मी चेक, ये 50 मिनट का तो वैसे ही हो चुका है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 2 अलग अलग मेथड बताऊंगा इससे आगे बढ़ने के। आप कौन सा मेथड ऑप्ट करते हैं आपकी चॉइस है, दोनों मेथड के कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, ओके, दैट विल आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू एवरीबॉडी, लेट्स पॉज हियर।